नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। सभी दर्शकों को जनता टीवी ग्रुप की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन का। नए साल के पहले ही दिन किसानों के लिए पीएम मोदी ने खुशखबरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसानों की 10वीं किश्त, जो पीएम राशि है किसानों की किश्त की, वो जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों से संवाद किया, उनकी किश्त जारी की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पीएम मोदी का इस योजना के लिए धन्यवाद दिया। इस योजना की मदद से 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं इस योजना से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा किसानों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। पीएम किसान योजना न केवल सबसे कमजोर किसान परिवारों को पूरक आय उनकी सुनिश्चित करती है, बल्कि विशेष रूप से फसल के मौसम से पहले उनकी अन्य जरूरतों को भी पूरा करती है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि एक एक यूनिकॉर्न ये करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है। और साथियों, आज जहां भारत एक और अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति को भी उतनी ही गर्व से सशक्त कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने बीजेपी की रैलियों पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। बसपा अपने लोगों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं चाहती है, लिहाजा पहले की ही तरह तय समय से ही रैलियां और सभाएं होगी। हम बीजेपी की तरह तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करते। हमारी पार्टी का कार्य करने का जो तरीका है वो अलग है और उनमें बदलाव नहीं करना है। उसी तरह चुनाव भी हम लड़ेंगे जैसे हम पहले लड़ते आ रहे हैं। वह कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है, तो फिर ये पार्टियां केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियां पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, तो तब ये पार्टियां उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं। सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफी बेदर्दी से बहा दिया जाता है, जिसमें इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं, जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, सत्ता में नहीं होती है। तो तब ये पार्टियां हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने से कई महीने पहले तब ये सब ताबड़तोड़ जनसभाएं आदि नहीं करती हैं और फिर इनको अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी व हमारी संस्कृति के बनाए गए रिश्ते नातों आदि को भी लेकर कटाक्ष करने की याद नहीं आती है, क्योंकि उन पर फिर पैसा इनकी पार्टी का ही लगता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नववर्ष को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि अखिलेश यादव ने शिरकत की। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सभी समाजवादी साथियों को आज नए वर्ष पर, आज जो नया साल शुरू हुआ है, उस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं आपको। तारीख जरूर आज बदली है,
तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। मैं जहां आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी लोगों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आज जो बात हम और आप लोग यहाँ बैठे कर रहे हैं, आज के समय पर केवल सीमित यहाँ तक नहीं रहती। इसलिए जहां मैं आपको बधाई दे रहा हूं, वहीं प्रदेश की जनता और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए वर्ष पर। आज जब हम और आप सब लोग उठे होंगे, जब हम और आप सब लोगों ने आंखें खोली होंगी, तो जहां नया वर्ष था वहीं एक खबर ऐसी भी आई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। जो वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने गए थे लोग, उसमें कुछ लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग उन परिवारों के साथ खड़े, दुख में उनके साथ हैं, उन परिवारों को भी, और जो हमारे बीच नहीं रहे उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें साल जाते जाते जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई, लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े, और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर, हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी, और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। चलिए बढ़ते आगे। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब महज 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब 22 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल माफ होगा। नव वर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे। सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट की फ्री घरेलू बिजली, सिंचाई की बिजली मुफ्त में दिलवाएगी। इधर लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत आप लखनऊ में रैली से करने जा रही हैं और 2 जनवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि यूपी में 34 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि यूपी में 300 यूनिट बिजली देने का सपना केवल आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है, क्योंकि उसने ये काम दिल्ली में करके दिखाया। 2022 उत्तर प्रदेश के सारे बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। जितने 300 यूनिट तक के उपभोक्ता हैं, उनका अध्ययन करने पे पता चला कि 300 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर जो बिजली का बिल आता है वो 19,000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आता है। अगर हम उसको माफ करते हैं तो 5,80,000 करोड़ रुपए के बजट से 19,000 करोड़ रुपए बिजली माफी के लिए निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है
और ये काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग एक्शन मोड में है। अब आयकर विभाग का शिकंजा इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब पर कसता जा रहा है। शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने मोहम्मद याकूब के यहां पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान 4 से 5 करोड़ रुपए कैश और सोना बरामद हुआ है। कैश की गिनती पूरी हो गई है। बैंक कर्मी नोटों को गिनने वाली जो मशीन है उसको लेकर बाहर निकले। बता दें कि इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां शुक्रवार की सुबह से ही छापेमारी जारी है। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहां भी इनकम टैक्स के विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। 4-5 अधिकारी वहां भी पहुंचे। मोहसिन हजरतगंज में स्थित अपनी कोठी में रहते हैं। कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में वो गिने जाने वाले हैं। और जो कन्नौज के दूसरे कारोबारी है मलिक मियां उनके यहां पर भी छापेमारी हुई है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारी के यहां पे छापेमारी जारी है। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वही कन्नौज से हमारे साथ जगदीश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं तौकीर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी मारी गई, तो उसके बाद एकाएक तमाम जितने भी इत्र कारोबारी है उनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। इसको किस तरह से देखें और अब तक की जो छापेमारी हुई है उसमें क्या बातें निकल कर आ रही है? क्योंकि राजनीतिक जो इत्र का रंग है वो अलग ही चढ़ता जा रहा है, उसकी जो खुशबू है पॉलिटिकली वो ज्यादा फैलती जा रही है, एक बड़ा रूप ले चुकी है अब। हाँ जी बिल्कुल, करीब 50 ठिकानों पर इन दो कारोबारियों के घर छापा मारा गया था। इसमें मोहम्मद याकूब और पुष्पराज और पम्मी जैन शामिल थे। इनके करीब करीबियों को मिलाकर करीब 50 ऐसे ठिकाने थे जिन पर छापेमारी की गई थी इनकम टैक्स अधिकारियों की तरफ से, जिसमें से बताया जा रहा है कि करीब 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां से इनकम टैक्स की टीम वापस हो गई है, लेकिन 30 ऐसे अभी भी ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी का जो दौर है वो जारी है। आज की अगर घटना की बात करें तो आज बैंक से एक नोट गिनने वाली मशीन भी जो याकूब हैं उनके घर पहुंची थी और करीब 4 करोड़ से ज्यादा का कैश उनके घर में बरामद होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मशीन क्योंकि 3 से 4 घंटा उनके घर रही है, उसके बाद वहां से वापस निकली, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 4 करोड़ रुपया उनके यहाँ से मिला होगा। फिलहाल इसके अलावा जो 30 और ठिकाने जो हम बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी जारी है, उनमें जो याकूब है उनके भाई मोहसिन खान भी शामिल है, मोहम्मद मोहसिन भी शामिल है, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी। और खास बात है कि अखिलेश यादव इसको लगातार चुनावी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो छापेमारी है वो समाजवादी जो नेता हैं उनके ऊपर की जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी राजीव राय हैं मऊ के, उनके घर छापेमारी हुई थी। जैनेन्द्र और नीटू हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके ओएसडी रह चुके हैं, उनके घर छापेमारी हुई थी। और अखिलेश यादव के करीबी राहुल भसीन है, उनके घर पे छापेमारी हुई थी। तो फिलहाल इसमें चुनावी रंग भी चढ़ चुका है और इत्र की जो खुशबू है कन्नौज से वो अब निकल के पूरे प्रदेश में फैल रही है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल तौकीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं जाहिर तौर पर इसका राजनीतिक असर भी दिखाई दे रहा है लगातार। जगदीश हमारे साथ बने हुए कन्नौज से, आपके पास हम आना चाहेंगे। कन्नौज में जिस तरह से हमने देखा अब तक के इत्र को लेकर जो खबरें आई है, पुष्पराज को लेकर जो खबरें आई है, उसको जोड़कर हम जानना चाहेंगे आपसे कि अब इस कार्रवाई का जो असर है वो कितने दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एमएलसी भी है। ऐसे में किस तरह से इस कार्रवाई का असर वहां पर पड़ रहा है, इसका राजनीतिक तौर पर किसको फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, और क्या बाकी व्यापारियों में इसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल भी आप देख पा रहे हैं? इस समय हम सराय मीरा कन्नौज में खड़े हैं, जहाँ आया है मलिक मिर्ची आए हैं आईटी की, यहाँ अंदर गिना जा रहा है बैंक के सामने, और बैंक के अंदर अधिकारी हैं, अभी अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। 4 से 5 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, जिसकी छापामारी बराबर चल रही है। और यहाँ और भाजपा में बड़ी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे को प्रचार गोपन लगा रहे हैं, बराबर यही यहाँ इस समय देखा जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो आगामी चुनाव में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि जनता किसको ज्यादा ध्यान देती है, किस पर ज्यादा ध्यान देती है, किस पर मेहरबान होती है, और इत्र की खुशबू का असर कहां तक जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए अब रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2,75,000 युवाओं को फ्री टैबलेट योजना से जोड़ने का फैसला किया है। नए साल के पहले दिन 10वीं और 12वीं के छात्र तो धामी सरकार की तरफ से उनको बड़ा तोहफा दिया गया है। बता दें कि सीएम धामी ने निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ किया है। CGIC राजपुर रोड से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम धामी की ओर से योजना की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम धामी ने कुछ छात्रों को टैबलेट बांटकर सांकेतिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को 2500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति 5 वर्ष हेतु दिए जाने का भी निर्णय लिया है। इस योजना से 70% छात्र उत्तराखंड बोर्ड तथा 30% छात्र उत्तराखंड राज्य सरकार के CBSE बोर्ड से संबद्धता वाले विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं इससे आच्छादित होंगी, उसमें उनको सम्मिलित किया जाएगा। लैपटॉप योजना प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्र छात्राएं जिनके द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान किया गया है, उनको भी लैपटॉप दिया जाना है। इस योजना से लगभग 100 छात्र एवं छात्राओं को सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। हमारी सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में प्रथम चरण में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का भी हमने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। विजय संकल्प यात्रा के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के श्रीदेव सुमन नगर मंडल और शहीद दुर्गम मंडल में पधारने पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जनता को संबोधित किया। दोबारा से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार लाने को लेकर विजय संकल्प भी लिया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा। उत्तराखंड में शासन स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। कई सीनियर्स IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल भी किया गया। सचिव संस्कृति शिक्षा पद पर तैनात सुरेंद्र नारायण पांडे का पदभार निरस्त कर दिया गया है। वहीं नुपुर को नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की के पदभार से मुक्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर टिहरी के पद पर तैनात किया जाएगा। शिव कुमार बरनावल उनके वर्तमान पदभार अपर जिला अधिकारी के साथ साथ अधिशासी निर्देशक चीनी मिल डोईवाला का अतिरिक्त पदभार उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा अंशुल सिंह को उनके वर्तमान पदभार संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की, उप जिलाधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार के साथ साथ नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की के पद पर तैनात किया जा रहा है। साथ ही साथ रोहित मीणा बाजे प्रतीक्षा को अपर सचिव वित्त और नियोजन उत्तराखंड शासन के पद पर तैनात किए जाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों सर्द मौसम ने गर्म माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में बयानों की गर्मी जो है वो लगातार हर दिन सामने आ रही है। ताजा मामला जिला उत्तरकाशी का है, जहां पर उत्तरकाशी जिले के तमाम कांग्रेस पदाधिकारी इसीलिए नाराज है कि पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर आरोपों का सामना करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से शामिल करने को लेकर कवायद की जा रही है। हमारा विरोध यही है कि अगर पार्टी में गलत एलिमेंट आ जाते हैं, उससे जो पार्टी में दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे लिए आगे के लिए घातक हो सकता है। जिस तरह से अभी हमारे साथियों ने कहा है कि इतना गबन करने के बाद भी वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और फिर पार्टी इस पर विचार कर रही है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई भी पार्टी, वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऐसे लोगों को लेंगे तो वो पार्टी के लिए नुकसान होगा और जो कार्यकर्ता पीछे खड़ा है उसका मनोबल गिरेगा।
अब देखते हैं क्या समय आएगा, कैसे करेंगे, लेकिन तो हमने स्पष्ट बोलते सारी बातें। बहुत लोग मैंने दूंगे, आप नहीं देंगे, 3-4 नहीं देंगे, तो जमीनी कार्यकर्ता सारे लोग जब इस्तीफा दे देंगे तो कहां से कांग्रेस आएगी? तो कांग्रेस को जिताएगा कौन? नेता नहीं रहेगा, कार्यकर्ता नहीं रहेगा गाँव में, तो आखिर कांग्रेस आएगी कहीं? नहीं तो ऐसे रूप में तो कांग्रेस बहुत अपार बहुमत से आ रही है। 3 सीटों उत्तरकाशी जनपद की हम जीत रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ताजा अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।